अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो तीन अहम टॉपिक्स थे, मैंने इमरान अली साहब को दावत दी। एक तो कोई जीसीसी कंट्रीज़ के सरबराही इजलास में यूएई ने के सरबराह नहीं गए, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर भेजा। फिर उन्होंने ओपेक से अलहदगी का ऐलान किया, और उसके साथ साथ जो तजावीज़ ईरान ने अमेरिका को भेजी थी, उनके मुस्तरद होने की खबरें भी आ गईं। तो मैंने कहा इन सब चीज़ों को डिकोड करते हैं बारी बारी। पहले ज़रा ये ईरानी तजावीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुस्तरद की हैं, और उन्होंने कहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब क्या नई तजावीज़ आएंगी या क्या होगा? नई तजावीज आएंगी जी। ईरान को पता होना चाहिए था ये तजवीज तजावीज भेजते हुए ही। और हमें तो पता ही था कि ये तो एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि जो डिमांड नंबर वन है अमेरिका की, वो न्यूक्लियर इशू पे कोई मूवमेंट है। जब न्यूक्लियर इशू को आपने निकाल दिया और फेज आउट कर दिया, तो अमेरिका ने तो नहीं मानना था ये। तो क्यों ईरान को नहीं पता था ये नहीं मानना? उनको इससे क्या ये देकर क्या फायदा हुआ? ईरान लॉन्ग गेम खेल रहा है। ईरान की पुरानी आदत है कि वो डिप्लोमेसी में बहुत लंबा और साइकोलॉजिकल खेलता है। वो ये भूल गया कि जंग के दौरान ये बातचीत हो रही है, जंग तैयार खड़ी है। ये वो पुराने वाली अमन के दिनों में महीनों वाली निगोशिएशंस नहीं है। ईरान के हक में भी बेहतर है, और अमेरिका के हक में ये बेहतर है, और तमाम दुनिया के हक में ये बेहतर है कि ये जल्दी किसी एग्रीमेंट पे पहुंचे। तो मेरा ख्याल है ईरान ने ये गलती की है। ईरान को एक दफा ही जेन्युइनली जो जो ओमान तक जो जो चीज ओमान में जो टॉक्स हुई थी, वहां तक मानी थी, वो तो मान लेनी चाहिए ना। फिर क्लॉक को शुरू से शुरू करने का क्या फायदा। पर जंग भी तो हो गई ना, वो जंग से पहले की बात थी, अब जंग के बाद की बात है। ईरान समझता है वो जीता हुआ है, अब उसको नहीं माननी चाहिए। ना ईरान जीता हुआ है, ना अमेरिका जीता हुआ है। एक जंग ऐसी हुई है जिसमें ईरान ने अपने आप को डिस्ट्रक्शन से पूरे से नहीं बचा सका, लेकिन हुकूमत उसकी कायम है, गवर्नेंस कायम है। अमेरिका डिस्ट्रॉय करना चाहता था, डिस्ट्रॉय उसने क्या करना था, खुद उसने अपने आप को एक मुसीबत में डाल दिया। तो जीता कोई नहीं है, लेकिन दोनों जीत का क्लेम करें, दोनों एक दूसरे को कुछ दें और आगे चलें। ये साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। नहीं, अगर खेलते रहे तो अमेरिका का क्या नुकसान है? वो नेवल ब्लॉकेड रखेगा और सैंक्शंस बढ़ाता जाएगा। बम ना भी चलाए तो जंग तो जारी है। जी, ईरान के लिए तो वो बहुत मुश्किलात क्रिएट कर भी दी हैं, जो हमारे कई एक्सपर्ट्स मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। मैं और आप भी डिस्कस कर रहे थे कि ईरान के का बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, लेकिन साथ साथ अब हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया भी इन्फ्लेशनरी शॉक्स और सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स में है। गैस के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, मिनरल्स नहीं आ रहे, चीजें नहीं आ रही, ट्रेड डिसरप्ट हुई हुई है। अगर ऑल्टरनेट रूट से भी आती है, तो तब भी उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। तो दुनिया भी सफर कर रही है। अमेरिका $1 हाई पेट्रोल सफर कर रहा है, शायद उसमें कैपेसिटी है और अब्जॉर्ब करने की। शायद जल्दी भी है अमेरिका को। लेकिन ईरान का भी अब लॉस हो रहा है, तो अगर दोनों ही प्रॉब्लम में है, तो दोनों को खुले दिल का मुजाहरा पर करते अगर हुए ईरान का लॉस हो किसी। रहा है तो ईरान को जल्दी कोई नहीं है, अमेरिका को जल्दी है, ईरान को कोई जल्दी नहीं है। आप 6 महीने ये मुज़ाकरात चलाते रहे ऐसे। नहीं, 6 महीने अब ईरान ये पेन अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सैंक्शंस का पेन इसलिए अब्जॉर्ब किया था कि वो सैंक्शनड ऑयल को बेच रहा था। अब वो किसी चीज को नहीं किसी ऑयल को नहीं बेच सकता। लैंड रूट से टर्की और पाकिस्तान ने भी बहुत बोल्ड स्टेप लेके उनकी ट्रेड के रूट्स खोले हैं। टर्की के जरिए भेज सकता है, लेकिन वो ऑयल इतना इस रास्ते नहीं बेच सकता। जो अब ईरान हर्ट हो रहा है, वो कभी सैंक्शंस के बुरे दौर में भी इतना हर्ट नहीं हुआ जितना नेवल ब्लॉकेट से हर्ट हो रहा है। इसीलिए नेवल ब्लॉकेट को एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। नहीं तो अब आपके ख्याल में ईरान की नई तजावीज़ में न्यूक्लियर शामिल होगा, या वो पुरानी तजावीज़ को ही कॉस्मेटिक करके दोबारा दे देंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये एडवाइस करनी चाहिए कि आप कॉस्मेटिक गेम्स खत्म करें। जेन्युइनली जो वो न्यूक्लियर पे 3% वाला और 10 साल तक मजीद इन्रिचमेंट ना करने का कोई प्लान है, वो पुट फॉरवर्ड करें, ताकि अमेरिका भी कोई अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करे। सारी दुनिया को पता है कि ईरान इसमें ज्यादा सुरखरू होकर निकला है। ईरान को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। और ईरान के जो आईजीआरसी है, उसको भी चाहिए कि अपनी नेशन का ख्याल करे।
सिर्फ अपने अपने सर्वाइवल का और अपने आगे जाने का ख्याल ना करे। पर वो कहते हैं ना, मुश्तबा खामनाई तक किसी का एक्सेस नहीं है, उनका उनकी राय पहुंच नहीं सकती है, जनरल वहीदी खिलाफ हैं। तो वहाँ एक डेडलॉक है ईरान के अंदर, ये बात तो अमेरिका गलत नहीं कर रहा। तो उस ये डेडलॉक में बात अमेरिका जी बिल्कुल ठीक कर रहा है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही कह रहा ना। तो फिर अब वो नई तजावीज आने के लिए फिर मुश्तबा खामनाई की अप्रूवल चाहिए, वो हो नहीं सकती, तो फिर स्टेलमेट हो जाएगा ना। सर मुजम्मिल, हिज ब्रेन इज वर्किंग, ही इज इंजर्ड। जनरल वहीदी लेके जा सकते हैं, ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूं इसराइल के डर से वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास तरीके होंगे, तहखाने होंगे, जगह होगी, वो करके बैठे तीन चार लोग, बेशक अंडरग्राउंड कहीं बैठे जाके, वो फैसला करें कि ईरान के हक में क्या बेहतर है। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान की बात भी माने, अपने इंटरेस्ट में करें। ये डेडलॉक लंबा होता गया, इसमें किसी भी गलती की गुंजाइश हो सकती है और प्रॉब्लम पड़ सकती है, इसलिए अब रुक जाना चाहिए यहाँ। वो कहते हैं कि नेवल ब्लॉकेट से अमेरिका का ख्याल है कि उनके उनके पास स्टोरेज कम है खर्ग में, तो वो बेच नहीं सकेंगे, तो फिर तेल के कुएं बंद करेंगे, या अपने अंदर ही तेल को आग लगाएंगे, डिस्पोज करेंगे। पता नहीं जी, कोई कोई जरिया होगा, कोई ऑयल भेजेंगे, लेकिन प्रॉफिट या उससे उससे जो पैसे हैं वो नहीं कमा सकते। तो इसलिए ईरान को भी ये बातें दुरुस्त हैं। एक दफा हमें सोचना चाहिए, अमेरिका की ये असेसमेंट नेवल ब्लॉकेट की, ये दुरुस्त है, ये ईरान को हर्ट कर रही है। ईरान को भी प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा करके अब अब एक जेन्युइन प्रपोजल देना चाहिए। और पाकिस्तान को, अमेरिका और ईरान दोनों को, पाकिस्तान को एक कामयाबी हुई है। अमेरिका अब उस किस्म की प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट्स नहीं कर रहे जिनमें तजहीक उड़ाई जाती है ईरान की, सीरियस बातें कर रहे हैं। मतलब हम पाकिस्तान को कई दफा क्रेडिट नहीं देते, ईरान भी के भी कमेंट्स में वो बात नहीं है, वो वो तुर्शी नहीं है। तो दोनों ने कम से कम सिमेंटिक्स में किया है। अब पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान के पास ड्राफ्ट एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, पाकिस्तान को चाहिए दोनों को कहे भाई इसमें ये डालो, इसको खत्म करो। अमेरिका को कहे सैंक्शंस रिलीफ दो, एक महीने का टाइम लो, सैंक्शंस हटाओ। ईरान को कहे कि न्यूक्लियर इशू पे बात करो, एक दफा कॉम्प्रिहेंसिव बात करो। देखिए, जो इसराइल और लेबनान का इशू है, वो सीज फायर तो उसके परखचे उड़ चुके हैं। वो नहीं कहा, अमेरिका के कहने के बावजूद या अमेरिका की रजामंदी से मान लें, वो तो नहीं कायम रहा ना मेरे ख्याल में जब वहां तो। अमेरिका को उम्मीद होती है कि ईरान से सीज फायर मुआहदा हो सकता है, वो सीज फायर करा देता है। जब वो उम्मीद टूट जाती है तो वो कहता है अब लेबनान के सीज फायर की भी जरूरत नहीं है, वो तो ईरान के लिए कराया है। जब ईरान ही भाग गया तो फिर लेबनान के सीज फायर में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आई आई एग्री विद यू, आई एग्री हाँ। विद यू। ये मैं इसको इमोरल समझता हूँ इसराइल के पार्ट पे, लेकिन अमेरिका इसी स्पेसिंग के साथ कर रहा है जो आप कह रहे अच्छा, अब जरा आ जाते हैं, ये यूएई ओपेक से निकल रहा है, ये क्या कहानी है? इससे यूएई को फायदा है या सऊदी अरब को नुकसान है? हैं। 1.5 साल से यूएई अपना तशख्खुस अलहदा करना चाह रहा है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वो देख रहा है कि सऊदी अरेबिया भी उसी पाथ पे जा रहा है और एक रीजन में दो किंग्स का वाला वाला कॉन्सेप्ट है। यूएई इसलिए निकला ओपेक से कि यूएई इंडिपेंडेंटली ज्यादा ऑयल बेचे, ज्यादा रेवेन्यू कमाए, उससे ओवरऑल इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की थोड़ी गिर जाएंगी, थोड़ा प्रो अमेरिकन स्टांस हो जाएगी। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी लाइन ले रहा है। और ये तसलसल है उस बात का। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ब्रिक्स के इजलास में यूएई ने जो स्टांस लिया है वो हमारे लिए भी परेशान कौन है। यूएई और इंडिया ईरान से लड़ रहे थे कि इसराइल का जारे के तौर पे नाम ही ना लिया जाए, हम्म। फलस्तीनियों के ऊपर एट्रोसिटीज का जिक्र ही ना किया जाए। हम्म। इस हद तक यूएई आगे चला गया है, कई दफा समझ से बाहर है कि क्या उनके डायनामिक्स हैं। और ओपेक से निकलना भी एक इंडिपेंडेंस है। सऊदी अरेबिया के साथ नॉन अलाइनमेंट होगी ऑयल प्राइसेस पे भी, और सऊदी अरेबिया पे प्रेशर पड़ेगा कि कि वो प्राइसेस को किस तरह कंट्रोल करता है।
तो ये एक एक दोबारा एक ऐसा स्टेप लिया है, गुस्से में लिया है। ये भी एक उस गुस्से का नतीजा है कि मुझ पर इतने अटैक्स हुए तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। भाई पाकिस्तान तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना आपको, जंग रोक रहा है। बिगर पिक्चर नहीं लेनी, जिद की पिक्चर लेनी है यूएई। नहीं, पर वो तो पाकिस्तान से भी बहुत नाराज है ना, मतलब पाकिस्तान जी, पाकिस्तान से तो सऊदी अरब से ज्यादा नाराज है पाकिस्तान से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल है। और उसकी कोई साउंड वजह नजर नहीं आती। वो क्या कहते बिगाड़ा हैं हमने यूएई का? वो कहते हैं लड़ाई होनी चाहिए, आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा इख्तलाफ है। वो कहते हैं फिनिश द जॉब, आप कहते हैं नहीं पीस करो। तो एक आइडियोलॉजिकली एक नजरियाती इख्तलाफ है और अलग पॉलिसी का इख्तलाफ है इस वक्त। सर फिनिश द जॉब करने की कोशिश तो कर ली ना, 40 दिन। वो कहते हैं और वन 40 दिन एरियल सॉर्टी करेंगे। ऑफ द। सर पता नहीं, फिर तो ईरान पे कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए, या शायद कोई न्यूक्लियर रेस कर दें, किस्सा यूएई ही तो खत्म हो जाए जिस तरह का यूएई और ये चाहते हैं। यूएई इसराइल के साथ मिलकर तो इसके हक में है ना। हाँ जी। तो फिर हाँ, वो लेकिन आपको उसको। हैरानी की बात है ना मुजम्मिल भाई, अपने एक साथ हमसाए में एक इस्लामी मुल्क की टोटल डिस्ट्रक्शन चाहता ही हुई। अब वो कहते हैं कि ओपेक में उसके पास को 2.7 मिलियन बैरल का कोटा है, वो उसको 3.9 करना चाहता है। लेकिन ओपेक उसको 3.9 की इजाजत नहीं दे रहा था, वो 12 मिलियन बैरल और बेचना चाहता है। वो कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, वो करेंसी स्वैप पे जा रहा है। उसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, वो ज्यादा ऑयल बेचकर अपना क्रंच दूर कर सकता है। कुछ हद तक तो वो बात ठीक है, वो माली बहरान में है, करेंसी स्वैप मांग रहे हैं, जंग से मुतासर हैं, ज्यादा तेल बेचना चाहते हैं, ओपेक उनको इजाजत नहीं दे रहा था, तो इस हद तक तो यूएई का केस जायज नहीं है। सर यूएई कितने इतने बड़े माली बहरान में नहीं है। यूएई के जब आप प्लसेस माइनसेस, उनकी अर्निंग और उनके डेफिसिट्स देखते हैं, इतने बड़े माली बहरान में नहीं है। पाकिस्तान से 3.5 बिलियन इसलिए नहीं मांगे थे कि उन्होंने आयरन डोम के पैसे देने थे किसी चीज के। वो सिर्फ अपना अनोयंस, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं उन ममालिक पे जिनके साथ नहीं, उनकी पर थोड़ी उन्होंने सी अमेरिका से करेंसी स्वैप तो मांगा है ना। सर मांगा है। आई डाउट इट कि उनको करेंसी स्वैप की जरूरत है। डाउट। एक मुल्क कह रहा है कि मेरा नुकसान हो गया है, मेरे ऊपर 5,000 बम मार दिए हैं, मिसाइल मार दिए हैं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, मेरी टूरिज्म खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। तो जो मैं हमारे तो सर मुझे जो पैसे हमारे चाहिए। आप कहते हैं वो झूठ बोल रहा है, उसको पैसे नहीं चाहिए, यही है नहीं, ना। मैं झूठ नहीं कह रहा। मुल्कों को झूठ नहीं कहना चाहिए, ब्रदर इस्लामी मुल्क है। लेकिन आपके दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त होंगे यूएई में रहते हैं। हम उनसे जब पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, कहते हैं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई थी, इट्स बैक टू नॉर्मल। टूरिज्म इफेक्ट हुई है, लेकिन बाकी जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। अब मिसाइल्स ये बहुत आए हैं, नहीं, लेकिन अब वो ओपेक से जब निकल कर तेल ज्यादा बेचेंगे तो वो अमेरिका वाली पॉलिसी पे आ जाएंगे और तेल की कीमतें नीचे आएंगी, तो उसका हमें फायदा होगा ना। जी हमें इसका फायदा होगा। लेकिन जो उधर मिडिल ईस्ट का इत्तेहाद है, और जो ओपेक किसी वजह से बना था, उसको ओपेक को बहुत नुकसान होगा। ओपेक के अंदर ये खंजर है। पर ओपेक की तो अब कोई ऐसी न्यूसेंस नहीं रही। एक 70s में एक दफा उन्होंने अमेरिका का ऑयल बॉयकॉट किया था, उसके बाद पेट्रो डॉलर पे आ गए। अमेरिका की सब्सिडरी है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मतहत है, जो वो चाहते हैं वो ओपेक करता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को। नहीं, फिर भी सर एक कलेक्टिव ऑयल की बार्गेनिंग की अभी भी बॉडी है। आपकी बात सही है। वो उसमें नहीं रहा। अ, वो पुख्तगी नहीं रही, या वो जो डिसरप्शन की पार थी वो कम हो गई है। लेकिन फिर भी एक कलेक्टिव ऑयल की बॉडी है सर, एक किस्म की बार्गेनिंग कर सकती है दुनिया के साथ। तो सर ओपेक को कार्टेल है नुकसान तो ना, होगा। और कलेक्टिव बॉडी नहीं है, कार्टेल है ना सर। कार्टेल कलेक्टिव बॉडी है ना सर, कार्टेल भी कलेक्टिव बॉडी कार्टेल है, होता है, कार्टेल है बिल्कुल। प्राइस का कार्टेल करता है। डिमांड एंड सप्लाई जी में गैप रख डिमांड एंड सप्लाई में जानबूझकर गैप रखता है ताकि प्राइस ऊपर रहे। सप्लाई बढ़ने नहीं देता डिमांड तक, ताकि प्राइस नीचे ना आए। गरीब मुल्कों का नुकसान होता है, वो अपनी
जो है प्राइस को ऊपर रखने के लिए एक गैप मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन बैरल का बरकरार रखते हैं ताकि शॉर्टेज का तासुर रहे और प्राइस ऊपर रहे। ये नहीं करता ओपेक, करता है ना? सर ये ओपेक करता है, लेकिन ओपेक प्राइसेस को कई दफा नीचे भी लेके जाता है दुनिया की डिमांड के हिसाब से। और ओपेक एक मिडल ईस्टर्न और इस्लामिक कंट्रीज का, प्लस अब उसमें और कंट्रीज भी शामिल हो गए, एक उनकी कलेक्टिव बॉडी है, उसका वेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेसेसरली ये बुरा है, लेकिन जो भी ओपेक था, ओपेक को एक एक किक इन द एस पड़ी है यूएई की वजह से। हाँ, लेकिन ओपेक की तो अपनी अब बाइट खत्म हो गई थी ना। ओपेक की बाइट क्या कम हो गई थी सर। अब ओपेक की क्या बाइट थी? प्राइस कार्टेल के अलावा तो कोई काम नहीं रह गया था ओपेक का। सर प्राइस कार्टेल बहुत बड़ी बड़ी चीज है ना सर, दुनिया की ऑयल के प्राइसेस। हम जो वो भी। मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूँ। हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, या दुनिया के 100 मुल्क ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, उनके लिए तो ओपेक ज़ाहिर कातिल था ना। नहीं सर, हर वक्त ज़हर कातिल नहीं था। अगर ओपेक खत्म हो जाए तो ऑयल में इतनी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी प्राइसेस में, क्योंकि कलेक्टिव कोई पॉलिसी नहीं होगी कि अप एंड डाउन जाने से भी हमारे मुल्कों का नुकसान होगा। शॉर्ट रन में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यूएई के ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने से इस वक्त इस बहरान में ऑयल की प्राइस बेहतर होगी। नीचे आएगी। इस बहरान में जी। भी ओपेक जो है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। जिन मुल्कों को तैयार था, लेकिन उन कंडीशनल तैयार था। उन मुल्कों को जिन मुल्कों के पास खुले रूट्स हैं ओपेक में, अभी भी उनको नहीं इजाजत दे रहा था कि वो ज्यादा बेच लें ताकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप कम हो, $100 से नीचे आए। उनका ख्याल था कि $100 में अगर कम भी बेचें तो पैसे तो पूरे हो रहे हैं ना। जी बिल्कुल, ये अब हम दोनों स्पेकुलेटिव रेल में जा रहे हैं, हमें ओपेक की माइंड का नहीं पता। लेकिन यूएई के जाने से एक कलेक्टिव बॉडी को नुकसान होगा। मैं समझता हूँ यूएई के जाने से ऑयल मार्केट फ्री होगी, कार्टेल खत्म होगा, और ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी। हमें तो इस स्टेप को वेलकम करना चाहिए। मेरे सर इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरा ख्याल है कि कलेक्टिव रहना चाहिए था, लेकिन वी कैन मूव ऑन सर। एंड नाउ टू जीसीसी। जीसीसी का सरप्राइज इजलास था, एमबीएस ने सदारत की, सब आए, लेकिन यूएई ने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा, एमबीजेड नहीं गया। वही सर सेम सेम। या वी वांट, यूएई सेज वी वांट इंडिपेंडेंस, we want a separate tashakhus. We want we want people to know that we are UAE. We are not a collective dumchala of GCC or Saudi Arabia, because you did not help us when we were being attacked. सबसे ज्यादा रॉकेट्स हमारे ऊपर गए। तो ये एक उनका पॉलिसी रिस्पॉन्स है। मैं ये भी समझता हूँ कि जीसीसी को यूएई से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी यूएई से बात करनी चाहिए, और बताना चाहिए कि अब आप बताइए, हम आपके जो आपको जो इंजूरियस फील हो रही है, आपको किस चीज से हम असवेज कर सकते हैं। बात करनी चाहिए हमें। वो कहेंगे पाकिस्तान को कि ईरान पे हमला कर दो, सर हमारा देखे बदला ना, लो, हमारा ये बदला लो। और क्या ये गुस्सा रेड उन्हें लाइन है सर। पाकिस्तान? तो फिर मैं सर मतलब ये आप हमारी भी रेड बात लाइन करनी है ना चाहिए। वो हम। कहेंगे हम, मैंने चलो आओ लड़ते हैं, बोले हम लड़ने के तो लिए बस तैयार हैं। हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है सर। उनको बताना पड़ेगा कि ईरान ने उस वक्त अटैक किया अमेरिकन एसेट्स के ऊपर जब ईरान के हिस्से बखरे हो गए, जब जीसीसी ने ना पैलेस्टीनियंस के लिए बात की, ना ईरान की सॉवरेंटी के लिए बात की। तो आ, ये ओरिजिनल क्राइम जो है ये काफी डीप है। नहीं तो अब जीसीसी भी टूट से भी यूएई अलहदा हो जाएगा या जीसीसी में रहेगा? जीसीसी में सर अभी रहेगा, क्योंकि अभी उनका ये ख्याल है कि जीसीसी के बहुत एडवांटेजेस हैं, क्योंकि जीसीसी एक इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बॉडी है। वो ये चाहता है कि जीसीसी उसको मनाए, जीसीसी उससे बात करे, उसको सिक्योरिटी गारंटीज दे। देखिए पाकिस्तान, आई एम श्योर अगर यूएई सिक्योरिटी गारंटी मांगे तो पाकिस्तान यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट कर सकता है। उसको इसराइल के पास जाने की, इंडिया के पास जाने की जरूरत ही नहीं। वो नहीं उस नहीं, कलेक्टिव बॉडी में रहे। हमारे सऊदी अरब का और यूएई का सूडान में फटा, सऊदी अरब यूएई का यमन में फटा, सऊदी अरब यूएई का ओपेक में फटा। हम दो ऑपोजिट कंट्रीज के साथ मिलकर डिफेंस पैक्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो ना तीतर ना बटेर वाली सर बात हमारा है।
हमारा हमारा हमने यहाँ हमारा सऊदी अरब के साथ जाना है या यूएई के साथ जाना है, दोनों के साथ कैसे जा सकते हैं? सर जा सकते हैं ना, हमने वी बनाना है। एक सऊदी अरेबिया है, एक एक यूएई है। हम उन दोनों की लड़ाइयों में पार्टनर नहीं बन रहे। बननी हम पड़ेगी, यमन में एक्सटर्नल नहीं पड़ना अग्रेशन। पड़ेगा। अब हुसी जब अटैक करेंगे या जो प्रो यूएई कैम ग्रुप्स हैं यमन में, वो जब सऊदी अरब पे मिसाइल चलाएंगे तो पाकिस्तान क्या तालियां बजाएगा, कहेगा यूएई अच्छा कर रहा है? सर हम यमन की बात नहीं कर रहे कि यमन में हम कौन सी साइड लेंगे। हम यूएई की सॉवरेंटी, जो यूएई का इस वक्त बॉर्डर है, एरिया है, उसके डिफेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, आप देखे ना सऊदी यूए अरब यूएई और यूएई और सऊदी अरेबिया में कभी फिजिकल लड़ाई नहीं होने लगी। उनके इंटरेस्ट दूसरे कंट्रीज में एक दूसरे के खिलाफ है। नहीं, अब आप ये बल्कि देखे ना, इससे सऊदी अरब पर हमला किया ईरान ने, हमने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ईरान को वार्निंग दी कि ऐसा कहता थे हम फिर जवाब देंगे। हमने स्टेट फॉरेन ऑफिस से दी। यूएई पे तो नहीं ना किया, हमारे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया नहीं आया, हमारा फॉरेन ऑफिस का एलामिया नहीं आया। फर्क है ना जी, सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट था। अब अब सऊदी अरब पे तो एक मिसाइल पर हम 10 बयान देते थे कि ना मारो नहीं तो ਅਸੀਂ भी मारेंगे। सर हमने बाद में बयान दिया, उससे पहले हमने सऊदी अरेबिया को रिस्ट्रेंट का कहा। सऊदी अरेबिया ने हमारी बात मानी। सऊदी अरेबिया को भी बहुत जख्म थे जो उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में मिले हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने अगर यूएई और हमारा उनके साथ चूंकि एक डिफेंस एग्रीमेंट और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, इसलिए हमने उनकी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नहीं, बात आप की। देखें ना, वो भी एक सिंबॉलिक। उन्होंने यूएई के पैसे हमें दिए ना कि जाओ इनके मुंह पे मार दो, अगर हमारे साथ खड़े हो तो हमारी वजह नहीं, से मुंह लड़ रहे पे हैं मुंह पे तो उन्होंने कहा मुंह पे मारो जाके, ये लो $3 बिलियन, जाओ इनको वापस कर दो। ये तो नहीं, ऐसी है हमने इमरान साहब, उनसे आप कहा। मेरे से नाराज हो जाएं, फर्ज कर लें किसी थर्ड पर्सन की वजह से जिसका नाम हम नुमान रख लेते हैं, मेरी नुमान की दोस्ती नहीं, से रजा रजा रोमी ना रखते। रजा रूमी रखते हैं ना, तो आप नाराज हो जाएं और मुझे कि मुजम्मिल तुमने मेरे जो पैसे देने हैं दे दो, तो रूमी मुझे दे के जाओ जाके इमरान साहब को दे दो, इतना ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ऐसा तो रजा ये नहीं कह के इमरान साहब के मुंह ते मार दियो ना हाँ, सर। नहीं नहीं सर, वो कह के जो दे सर आप। नहीं नहीं, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ पाकिस्तानी कटी जा रहे ने, मुझे कई पाकिस्तानी मिले हैं कि हमें 48 घंटे का नोटिस देते बहुत। हैं, 72 घंटे का मैं नोटिस लिख आपके देते हैं, यूएई पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। आपके प्रोग्राम के वसातत से बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत को पाकिस्तानियों का मसला यूएई से रेज करना चाहिए। हम्म। 100 वीजा के पासपोर्ट जाते हैं, 99 को रिजेक्ट कर देते हैं और एक को दे देते हैं, ताकि ये ना लगे कि पॉलिसी डिसीजन है। बहुत बुरा सलूक हो रहा है पाकिस्तानियों से। नहीं, जो लोग वहां हैं, जिनके पास वहाँ एमिरेट्स आईडीज हैं, जिनके पास वीजे हैं 2-2 साल के, उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं और जी। 48 घंटे का नोटिस दे के कहते हैं जाएं। मैं एक को जानता हूँ, उसका कोई गोदाम में 6-7 मिलियन दरहम का माल पड़ा था, उससे कहा 48 घंटे में जाओ यूएई छोड़ दो। उन्हें क्या मालदा की करा, वो कहते हमारा क्या प्रॉब्लम है, जाओ। हाँ, वो ये कहते हैं हमारा क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानियों ने शोबदेबाजी में तो हम बाज नहीं आते ना, उन्होंने मना किया था वीडियोस बनाने का जब भी कोई अटैक हो। ये वीडियोस बनाते रहे और कैद में है, और 40-40 दिन हो गए, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते। भाई कैद के भी कोई असूल होते हैं ना। आपने कम से कम, अगर किसी ने पोस्ट नहीं की वो, तो प्लीज आप उन पाकिस्तानियों को ना पकड़ें। इन पाकिस्तानियों के खून और पसीने से यूएई बना है। लो, एक को मैं शेख जानता हूँ, उसने जैद। डॉक्टर इसरार की एक बयान ईरान के हक में किसी को भेजा है, फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने उसका वीजा भी कैंसिल कर दिया। जी बिल्कुल यही हो रहा है। प्लीज यूएई में जो पाकिस्तानी हैं, वो एंटी यूएई किसी किस्म की चीज को ना पोस्ट करें, ना सोचें, बल्कि आपकी पहली लॉयल्टी उस मुल्क में के साथ होनी चाहिए जिस जहां आप रोजगार कमा रहे हैं। नहीं, पर हमें तो आदत है ना, देखिए हम तो, हमें तो आपको पता है हमारे ओवरसीज को तो, हमने तो मदीने में भी जाके मारना शुरू कर दिया था, मस्जिद नबी में। पहले पहले हमारा हमारा तो कीड़ा तांग है, हम अपने कीड़े से बहुत तांग है। पहले पहले हमने जब वो सियासी मैदान में, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के हक में और हुकूमत के खिलाफ पोस्ट वगैरह की थी, तो यूएई की गवर्नमेंट ने उस पर भी बहुत सीरियस नोटिस लिया था। ना ओमान, ना सऊदी अरेबिया, ना किसी जगह यहाँ इस किस्म का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है जी कि आप पॉलिटिक्स में इंडल्ज करें, बुरा समझा जाता है। आप उस मुल्क के लॉ को फॉलो करें।
किसी पाकिस्तानी पार्टी का वहां जिक्र ना करें। अब आपको क्या लगता है, जो हमारे जो मिलियन 16 लाख पाकिस्तानी हैं यूएई में, कितने अरसे में सारों को निकाल देगा? नहीं, सारों को नहीं निकालेगा। इंशाल्लाह बेहतरी की है। पाकिस्तान को एक शुड अंडरटेक अ प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट। हम्म। फील्ड मार्शल गए थे महीन लास्ट मंथ, अब जाके दोबारा सुना वहीं तो हालात पाकिस्तान की खराब हुए। लीडरशिप। उसी के नहीं नहीं बाद तो सर, पैसे, उनके जाने से क्या। उसी के बाद तो पैसे वापस करने का फैसला हुआ। नहीं, उससे पहले उनको पता चल गया था फील्ड मार्शल साहब को। वो हालात को संभालने के लिए गए थे, पर लेकिन संभले तो शायद नहीं थे यूएई ना। का गुस्सा। हाँ, संभले नहीं, लेकिन शायद शायद दोबारा कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान। मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार यूएई ने आपसे पैसे वापस नहीं लिए, इसराइल ने वापस लिए हैं। इसराइल ने यूएई से कहा कि इनसे पैसे वापस लो, ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो यूएई ने इसराइल के कहना। मेटाफोरिकली मेटाफोरिकली सही है आपकी बात। उनको हम्म। आइडिया वहीं से आया होगा, इंडिया से आइडिया आया होगा, इंडिया इसराइल वो से। कहते हैं इंडिया से तो नहीं है, इसराइल के ज्यादा करीब है, और इसराइल के कहने पे उन्होंने हमसे पैसे वापस लिए, और इसराइल के कहने पे ही वहाँ पाकिस्तानियों को निकाला भी जा रहा है। इसराइल के करीब होने का अब तो ब्रिक्स की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का सबूत आ गया कि लड़ाई होगी। कॉमन एलामिया ही नहीं जारी हो सका, क्योंकि इसराइल के खिलाफ थे। ईरान के साथ लड़ना शुरू हो गया वहां। तो अब आखिर में जरा अफगानिस्तान का कर लें। ये कुन्नड़ में पाकिस्तान कहता है हमने हमला नहीं किया, वो कहते हैं हमने हमला किया है। उन्होंने आज हमारे वजीर को एक एहतजाजी मरासला भी दिया है, डिमार्च भी किया है। दोबारा अफगानिस्तान से लड़ाई नजर आ रही है। जी, मेरा ख्याल है काइनेटिक एक तो पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ख्याल है कि काइनेटिक ऑपरेशंस की वजह से कई फिगर्स ये बता रहे हैं। आज सुबह मेरी डिस्कशन हो रही थी, 80 से 90% टेररिस्ट एक्ट्स कम हो गए हैं। तो उस लिहाज से तो शायद मुझे भी, क्योंकि मैंने कहा था कि शायद ज्यादा प्रॉब्लम अंदर पाकिस्तान के है, अगर ये वाकई हुआ है 80 से 90 और बहुत कम हुआ है, तो इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक है। इसका तो मतलब है कि वहीं से सब कुछ आ रहा है। नहीं, वो तो तो आ रहे मेरा हैं तो ख्याल है और फिर काइनेटिक जारी रखें तो फिर माने भी ना करके हम ये क्यों कहते हैं हमने नहीं किया? नहीं, हमें मानना चाहिए। हमें हम्म। मानना चाहिए। कि हमने बिल्कुल किया मानना है। चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों किया, और हाँ। बताना चाहिए कि वहाँ किसके ठिकाने थे। वी शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। थोड़ा सा मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत अरसा हो गया डीजी आईएसपीआर या आईएसपीआर की तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, विच इज वेरी स्ट्रेंज। तो आई थिंक दोबारा सर को अफगानिस्तान के ऊपर कौम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उससे हमने अभी मार्का हक की एनिवर्सरी आने वाली है। सबसे बड़ी जीत हमारी बैटलफील्ड के बाद आईएसपीआर और एयरफोर्स की पब्लिक रिलेशंस की वजह से नैरेटिव्स की फील्ड में हुई थी। हमारे नैरेटिव्स क्लियर थे, डायरेक्ट थे, सच्चे थे। सिमिलरली अफगानिस्तान पे भी आई थिंक मुझे वी किसी नीड ने मुझे आईएसपीआर कहा है टू कि स्टेप इन। मुजम्मिल साहब, ये सब कुछ ना 9-10 मई तक डिले किया जा रहा है। हम चाहते हैं चाइना जाने से पहले ट्रम्प साहब आए 10 मई को, और मुआहिदा करें हमारे मार्का हक के मौके पर। आपको लगता है ये सब लंबा करके 10 मई तक ले जाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हम सर इतना ज्यादा हम प्लानिंग नहीं करते। हम्म। अलबत्ता वो आए तो हम फर्शे राह, हमारी आंखें दीदा दिल पीस परसे। कर जाएं। हम्म। दीदा दिल सर, वो अगर नेक काम के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल वी शुड वेलकम है। आपको लगता है ईरान की काउंटर प्रपोजल्स में अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट की को खत्म करने और 440 किलोग्राम के डिस्पोजल की बात नंबर 1 पे आ जाएगी? अगर वो ना आई और अगर वो इस तरह ना हुआ तो अमेरिका फिर रिजेक्ट कर देगा। अमेरिका को भी जल्दी है, लेकिन इस टू एंड फ्रो से हादसाती नुकसान हो सकता है। आईजीआरसी की कोई बोट से अमेरिकन किसी वेसल पे मिसाइल फायर हो सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक कमांड है अमेरिका में, या इसराइल स्पॉइलर बन के बॉम्बिंग शुरू कर सकता है। ईरान को सीरियस न्यूक्लियर इशू पे भी प्रपोजल्स भेजने चाहिए, अपने काउंटर प्रपोजल। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर, थैंक यू। मच। हाफिज।